चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। बीरेन वकील साहब होंगे, पैराडाइम कमोडिटी से दिव्या गगलानी हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज से प्रथमेश माल्या होंगे, एंजल वन से। साथ ही हमारे साथ जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी होंगे और साथ ही अरुण शेखसरिया साहब होंगे, डीडी कॉटन के एमडी है, जिनसे हम कॉटन और कॉटन केक मार्केट की चाल को समझेंगे। सबसे पहले आज की बजिंग कमोडिटी देख लेते हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो यहां पर आज तेजी है, करीब करीब 200 रुपए की तेजी एमसीएक्स पर है और कॉमेक्स पर $1730 के आसपास कारोबार हो रहा है। चांदी यहां पर भी आज खरीदारी दिख रही है, 400 रुपए से ज्यादा की मजबूती एमसीएक्स पर चांदी दिखा रही है। 53,800 रुपए के ऊपर भाव है। कॉमेक्स पर $18.25 के बेहद करीब चांदी कारोबार कर रही है। क्रूड उत्पादन में कटौती का कल फैसला ओपेक प्लस की तरफ से हुआ, हालांकि वो मामूली कटौती था, 1 लाख बैरल का फैसला हुआ, लेकिन आगे किस तरह से फैसले होंगे इस पर आगे चर्चा करेंगे। कॉपर चीन घटाएगा फॉरेक्स रिजर्व, इस खबर से यहां पर बेस मेटल्स में आज तेजी दिख रही है। एग्री मार्केट की अगर बात करें तो मेंथा, जहां पर कम उत्पादन की खबर से तेजी है। कॉटन, चीन में लॉकडाउन की चिंता है, कॉटन कीमतों पर दबाव है। कॉटन केक में सबसे ज्यादा गिरावट है, 2 दिनों में 12% तक भाव टूट चुके हैं। हल्दी, जीरा और धनिया तीनों ही मसालों पर आज दबाव दिख रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। हमारे साथ जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी भी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, ये सांकेतिक कटौती जो हुई है, क्या आगे भी इस तरह की कटौती के लिए ये लोग एक माहौल तैयार कर रहे हैं? और दूसरा, रूस की तरफ से रूस का इसमें सपोर्ट नहीं मिला है, क्या वजह है? क्या रूस ज्यादा उत्पादन करके रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में है? देखिए, जो कटौती 1 लाख बैरल, तो कोई इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। ये मुझे लगता है कि अंदर से कुछ देश चाहते थे कि भाई जो है वो कटौती की जाए, लेकिन सऊदी अरब जो सबसे बड़ा जिसका प्रभाव है, उन लोगों का उसका पूरी तरह समर्थन नहीं था। तो फिर बीच का एक बात हुई, चलो वही ठीक है, हम दुनिया कह रही है कि अमेरिका का दबाव है सऊदी अरब पे, कुवैत पे और इराक पे कि भाई जो कटौती जो है किसी तरह की ना की जाए और बल्कि कीमतें कम की जाए। तो इस बात को नकारने के लिए उन्होंने जो है बस जो है कह दिया हम 1 लाख की कटौती कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका का बहुत दबाव है सऊदी अरब पे, कुवैत पे भी है, इराक पे भी है, अबू धाबी पर भी है। तो कुल मिलाकर के इस वजह से जो है, दूसरी उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर के अभी बाजार में काफी चिंताएं हैं कि डिमांड क्या नीचे जा सकती है, क्योंकि जिस तरह के पूरा डेटा निकल के आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है उसको सेटिस्फाइड करने की बात है। लेकिन जहां तक रूस की बात है, ओपेक प्लस रशिया जो है फिलहाल वो अभी बिखर गया है। रशिया जो है उसको अपनी चिंता है कि उसका जो उत्पादन है उसका बाजार वो कहाँ ढूंढे, क्योंकि धीरे धीरे सैंक्शंस जो है वो टाइट होती जा रही हैं और दिसंबर तक जो यूरोप के देश है बिल्कुल रूस से तेल लेना बंद कर देंगे। दूसरी तरफ जो बड़े G7 कंट्रीज हैं उनका कहना है कि रूसी जो तेल है उस पर एक प्राइस कैप लगा दिया जाए, अर्थात अगर कोई वहां से लेता है तो उसकी कीमत लगभग वही होगी जो ओपेक के देशों से होती है, तो रशिया से लेने का कोई फायदा नहीं होगा। तो कुल मिला के ये सारी जोड़ तोड़ चल रही है। उसके रहते हुए आप देख रहे हैं जो कीमतें कभी नीचे जा रही हैं, कभी ऊपर जा रही हैं। ना इसका कोई डिमांड सप्लाई से लेना देना है, ना यूक्रेन की सिचुएशन से लेना देना है। कुल मिला के ये कोशिश है अमेरिका की कि तेल के दाम बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए और भारत को भी वो सूट करता है। और दूसरी तरफ जो है एक यूरोप में किस तरह की मंदी आएगी, कितना अभाव होगा, कितना अंधेरा होगा, तेल की कितनी कमी होगी, प्राकृतिक गैस की कितनी कमी होगी, इसको लेकर के जो है बहुत चिंताएं बढ़ रही हैं। अटकलें भी हैं, आशंकाएं भी हैं, लेकिन सही तस्वीर जो साफ होते होते मुझे लगता है अभी 4 हफ्ते का समय और लगेगा। ओके सर, नेचुरल गैस को लेकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जिस तरह की तेजी यूके और यूरोपियन गैस में कल देखने को मिली थी और ओवरऑल भी काफी तेज है, ऐसे में क्या लग रहा है नेचुरल गैस का मार्केट कहां जाके सेटल होगा? नहीं, नेचुरल गैस जो है दरअसल चिंता का विषय वही ज्यादा है। तेल का क्या है, तेल अगर दुनिया में कहीं भी हो आसानी से उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस को ले जाना मुश्किल होता है। उसके लिए या तो आपको पाइप चाहिए, पाइपलाइन चाहिए, या LNG चाहिए। अब यूरोप के कई देशों में LNG आयात करने की व्यवस्था ही नहीं है, तो वहां पे LNG कैसे जाएगी? तो मुझे लगता है जो नेचुरल गैस की प्राइसेस हैं वो अभी ऊपर जाएंगी। यूरोप में नेचुरल गैस की दिक्कत आने वाली है। यूरोप की अर्थव्यवस्था को परेशानी तेल से नहीं है, उनको जो है वो नेचुरल गैस से है। वो पूरी दुनिया से आयात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वहां इंपोर्ट फैसिलिटीज कई देशों में नहीं, जिसमें जर्मनी भी शामिल है जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
तो इसीलिए नेचुरल गैस की उपलब्धता को लेके बहुत जो है परेशानी है और उसकी कीमतें जो है वो निश्चित रूप से ऊपर की दिशा में जाएगी। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वायदा के एंगल से भी देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। हमारे साथ वीरेंद्र वकील साहब भी हैं, दिव्या गगलानी हैं और प्रथमेश माल्या हैं। वीरेंद्र सर, क्या लग रहा है आपको क्रूड और नेचुरल गैस के मार्केट में क्या करना चाहिए और किस तरह की चाल आगे दिखेगी? दोनों ट्रेड में फ्यूचर्स के हिसाब से नहीं करता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। जो लोग ऑप्शंस कर सकते हैं वो स्ट्रेडल या कॉम्बिनेशन में जरूर कर सकते हैं, अदरवाइज प्लेन बेट जिसको कहते हैं, सीधा बाय किया या सीधा सेल किया, ये हेडलाइन मार्केट में और मार्जिन भी काफी ऊंचे है इसके, मेंटेनेंस मार्जिन। ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन के लिए ठीक है बट प्लेन बेट के लिए बराबर नहीं है मार्केट। तो आपको क्या लग रहा है, क्रूड और नेचुरल गैस में कोई रणनीति है क्या प्रथमेश जी आपके पास, ऑप्शंस में भी और फ्यूचर्स में भी, दोनों ही, क्रूड और एनजी? जी, मैं यहाँ पे सहमति रखूंगा और मैं भी यहाँ पे में ट्रेड करने की सलाह दूंगा, फ्यूचर्स में ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा। क्रूड में मेरे ख्याल से 6800 तक का फॉल देखने को मिल सकता है और इसीलिए आपको 6800 का पुट जो है वो बाय करने की सलाह होगी। 155 के आसपास ये मिल रहा है, वहां पे 105 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 230 के लिए रहेंगे। सिमिलरली नेचुरल गैस में हालांकि रिस्क प्रीमियम जो है इस काउंटर के साथ में है, काफी वोलेटाइल है ये काउंटर, बट फिर भी अगर ट्रेड पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं यहाँ पे 670 का पुट बाय करने की सलाह दूंगा। सितंबर वायदा नेचुरल गैस का 36 रुपए के आसपास मिल रहा है, 30 रुपए का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 50 रुपए के लिए रहेगा। ओके, क्रूड और एनजी दोनों में इनको लग रहा है कि यहाँ पे पुट बाई करना चाहिए, यहाँ पर गिरावट की संभावना लग रही है। 6800 स्ट्राइक की पुट आप क्रूड की खरीदे, 6800 के स्ट्राइक की, 155 में स्टॉप लॉस 105 का लगा ले, 230 का टारगेट आपको दिख सकता है। और नेचुरल गैस की भी पुट खरीदे, 670 के स्ट्राइक की पुट खरीदे नेचुरल गैस में 36 रुपए के आसपास, यहां पर स्टॉप लॉस आपको 30 लगाएं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें और टारगेट 50 का प्रीमियम यहां पर हो सकता है। 670 के स्ट्राइक की पुट खरीदनी, दोनों में पुट की खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दिव्या, आपको क्या लग रहा है क्रूड और नेचुरल गैस में और क्या सलाह दे रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग विष्णुवन जी। जैसे कि तनेजा जी ने डिस्कस किया कि ओपेक ने जो प्रोडक्शन कट किया 1 लाख बैरल का, वो काफी मिनिमल है, तो प्राइसेस में जो कल रैली आई थी वो सस्टेन नहीं हुई। और साथ में व्हाइट हाउस ने भी कमेंट दिया कि वो लोग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कमिटेड है और डिमांड कंसर्न अभी भी है मार्केट में। चाइना में लॉकडाउन सिचुएशन है, साथ में यूरोप और यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात चल रही है। तो मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल में मुझे एक लंबी तेजी दिख नहीं रही है, तो मेरा व्यू अभी भी सेल ऑन राइस का ही है। जब तक चाइना जो सबसे बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, वहां से कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता, तब तक सेलिंग में ही रहना चाहिए। सेल ऑन राइस हम कर सकते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। 7170 एक अच्छा लेवल है सेलिंग का, वहां पे हम सेल करें, स्टॉप लॉस हम 7250 का लगे और टारगेट हम नीचे में 7000 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी दिव्या को भी लगता है कि यहाँ पे बिकवाली करे, 7170 पे क्रूड बेचे, 7000 का टारगेट, 7250 का स्टॉप लॉस भी आपको सुझाया गया है। चलिए गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं, जहां पर आज खरीदारी दिख रही है। बीरेंद्र सर, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है? क्या सलाह देंगे आप? पोजिशनल प्लेयर के लिए ये टिकाऊ है तेजी। चाइनीज इंपोर्ट काफी बढ़ा है, ऑलमोस्ट 150% का जंप है लास्ट ईयर की तुलना में। नेचुरली वहाँ चाइना में जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है तो सेफ हेवन बाइंग वहाँ की बढ़ी है। इंडियन डिमांड भी काफी डिसेंट है, शादियां है यहाँ, फेस्टिव सीजन भी है, तो गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो रिसेंटली हमने 50, 200, 300 का रेट देखा था वो शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। गोइंग फॉरवर्ड हम यहाँ 51, 200, 300, 51, 500 देखेंगे। फेड की जो 21 सितंबर की मीटिंग है उसके पहले यहाँ से एक अच्छा सा रनअप बनेगा। फेड की बैठक से पहले यहाँ पर रनअप दिख सकता है। पोजिशनल व्यूअर के लिए खरीदारी की सलाह गोल्ड और सिल्वर में वीरेंद्र सर की तरफ से। सर, आपका स्टॉप लॉस क्या है गोल्ड और सिल्वर में पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए? मैं समझता हूँ कि स्टॉप लॉस हम 50,150 रख सकते हैं। अपसाइड पहला टारगेट हम 51,200 रखेंगे, दूसरा 51,400, 500 के आसपास रखेंगे। ओके, और 50,100 से 50,150 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको गोल्ड में लगाना है। और चांदी के लिए क्या स्टॉप लॉस है सर? सिल्वर फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा, इसमें कैरी कॉस्ट ज्यादा है, ब्याज बदला जिसको बोलते हैं वो ज्यादा है, तो इसको बीट करना मुझे अभी सोचना पड़ेगा। कैश एंड कैरी जो करते हैं, मींस फिजिकल फ्यूचर लिया और फिजिकल चांदी लेकर फ्यूचर्स बेचा, उसके लिए अभी सेटअप का अच्छा मौका है।
ओके, चलिए ये भी हुआ है। अब प्रथमेश जी, आप क्या क्या नजरिया है गोल्ड और सिल्वर में, क्या सलाह दे रहे हैं आज ट्रेडर्स को आप? 50,000 के आसपास का बेस है, मैं वहां पे एग्री करूंगा। और अगर ट्रेड पर्सपेक्टिव से कुछ करना है तो 50,630 के आसपास आज के सेशन के लिए बेचने की सलाह रहेगी। 5780 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 50,290 के लिए रहेंगे। और वैसे ही सिल्वर में अवॉइड करने की स्ट्रेटेजी रहेगी, बट फिर भी जिनको रिस्क लेना है और ट्रेड पर्सपेक्टिव से ट्रेड करना है 54,120 के आसपास के काउंटर में सेल करने की सलाह रहेगी। दिसंबर वायदा 54,640 का स्टॉप रहेगा, टारगेट रहेगा 53,100 का। यानी आप रिस्क ले सकते हैं तभी ट्रेड करें, बेचना है। और दोनों ही काउंटर में स्टॉप लॉस भी बताए गए हैं, स्टॉप लॉस को आप फॉलो जरूर कीजिएगा। और बीरेन जी की जो कॉल थी वो पोजिशनल थी और ये इंट्राडे के लिए कॉल दे रहे हैं, या 1 से 2 दिनों के लिए ये कॉल दे रहे हैं प्रथमेश जी। दिव्या, आपकी सलाह क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? गोल्ड के अंदर हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली थी फ्राइडे को फॉल के बाद। 49,900 से 50,500 का भाव आया था। इकोनॉमिक डेटा जो आया था लास्ट फ्राइडे को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो तो बढ़ के आया था 3.5% से 3.7%। तो यूएसए में जो जॉब मार्केट है अभी भी टाइट है, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन की फेड जो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे रेट हाइक के लिए। और साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी हमें एक नरमी देखने मिली थी, जो कि 110 के ऊपर निकल गया था, अभी 109.50 के आसपास कारोबार कर रहा है। और यूरोप में भी एनर्जी क्राइसिस है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि सेफ हेवन डिमांड है वो वापस से बढ़ेगी और एक प्राइस जो सपोर्ट करेगा। टेक्निकली 50,400 का एक अच्छा लेवल है, वहां पे हम बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 50,200 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 50,700 का रख सकते हैं। और सिल्वर में भी हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली थी गोल्ड के साथ साथ। और मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर जो अभी एक ओवरसोल्ड जोन में है और गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो अभी 2 ईयर हाई पे है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्टेड है करंट लेवल से। 53,500 का अच्छा लेवल है, वहां पे हम बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 53,000 का रखे और ऊपर में टारगेट हम 54,200 का रख सकते हैं। तो दिव्या की जो कॉल है उसमें स्टॉप लॉस जो स्क्रीन पे दिखे हैं वो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। स्टॉप लॉस है इनका 50,200 रुपए का और 50,400 पे आपको खरीदारी करनी है और 50,200 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट है 50,700 का। और चांदी जो खरीदनी है 53,500 पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है 53,000 का और 54,200 का टारगेट है। जो स्टॉप लॉस है उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब कॉटन और कॉटन केक की बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉटन में भी कमजोरी दिख रही है और कॉटन केक तो काफी गिर गया है। 2 दिनों से लगातार लोअर सर्किट पर बना हुआ है। हमारे साथ अरुण सेखसरिया साहब हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। ग्राउंड पे इनकी मार्केट इंटेलिजेंस काफी अच्छी है और कॉटन मार्केट पर अच्छी मजबूत पकड़ है इनकी। सर, सबसे पहले कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन में क्या लग रहा है? घरेलू बाजार भी काफी टूट चुके हैं। अगर मिड अगस्त की अगर बात करें, वहां से 6,000 से ज्यादा भाव नीचे आ चुके हैं। 42,000 के ऊपर था, अब 36,000 के आसपास है अक्टूबर का वायदा। क्या यहां से और गिरावट आपको दिख रही है? नमस्कार जी। जैसे मैंने पहले भी कहा था सुषमा जी, कॉटन प्राइसेस या एनी कमोडिटी प्राइसेस, जब तक इसमें डिमांड नहीं होगी बाजार में कोई बायर रहेगा नहीं। आज कॉटन में परिस्थिति ऐसी की ऐसी है। विश्व में कहीं पे भी यान की या कपड़े की या गारमेंट की या होम टेक्सटाइल की डिमांड बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। यान एक्सपोर्ट जो हिंदुस्तान का मेनली बांग्लादेश और चाइना में होता था, 2/3 एक्सपोर्ट्स वहां होता था, वो मार्केट नहीं के बराबर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक डिमांड में कुछ सुरसराहट नहीं आएगी या डिमांड में जब तक कोई पिकअप नहीं होगी, बाजार में गिरावट चलती रहेगी। अब कितना बाजार गिरता है वो देखने की बात है। बिकॉज आपका जो कहना है कि भाई ये काफी गिर गया है, बट अगर आप देखोगे 2 महीना पहले J34 का और ये गुजरात का कामकाज हुए थे, नवंबर डिलीवरी दिसंबर डिलीवरी के 63-64 हजार के। तो वो आंकड़ा पहुंचने में मेरे को कोई ताजुब की बात नहीं होगी अगर वो आंकड़ा वापस पहुंच जाए तो। बट साथ साथ में एक बात भी पक्की है कि भाई खाली मंदी में रहना भी ये बराबर नहीं होएगा। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। अभी 1 महीना बहुत क्रूशियल है हिंदुस्तान के क्रॉप के लिए। आपकी वेदर का है, वेदर कैसा रहता है, आपकी हवाएं कैसी चलती है, और डिमांड की तो कोई बात ही नहीं है। बिकॉज डिमांड मेरे हिसाब से नेक्स्ट 1 महीना 2 महीना में पिकअप होने की संभावना बहुत कमती लग रही है। सर, तो बाजार में पाकिस्तान के क्रॉप साइज को लेकर क्या अपडेट है? क्या लग रहा है? जैसे यूएसडी की रिपोर्ट है कि करीब करीब 20% तक वहां क्रॉप साइज कम रह सकती है। क्या उसका बड़ा इंपैक्ट होगा या वो मिनिमल होगा? तो हिंदुस्तान में
अगर आप बोलो पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ गई तो हिंदुस्तान का दाम बढ़ेगा, या यूएसए में क्रॉप में सूखा पड़ गया तो यहाँ का दाम बढ़ेगा, ऐसी संभावना मेरे को लगती नहीं है। क्योंकि आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एकदम साफ इनकार कर दिया है कि हिंदुस्तान से वो कोई फूड की मदद भी नहीं रहेगी। तो मेरे को नहीं लगता है कि उससे कॉटन की कोई मदद लेने की कोई संभावना है। तो और वहाँ के दाम में क्या होता है क्या नहीं होता, वो हिंदुस्तान के दाम से कुछ फर्क पड़ने की कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है आज की तारीख में। बिकॉज यहाँ पे फार्मर्स को माल बेचना है जी। आज अराइवल आनी है, आज अभी तो मुश्किल से 2-3 हजार गांठ की है, जब अराइवल आपकी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख गांठ की हो जाएगी रोज की, कौन संभालेगा? तो उनको तो माल बेचना ही पड़ेगा ना जी। सर कॉटन केक को क्या लग रहा हो गया है 2 दिनों से 6% का लोअर सर्किट, क्या कितना गिरेगा? और ये देखिए कॉटन केक जो हमारी सोच के अलग चल रहा है बाजार, बिकॉज अभी प्रोडक्शन भी नहीं है ज्यादा, अभी स्टॉक भी ज्यादा नहीं है, और ये भी नहीं है कि पशु लोग केक खाना छोड़ दिए है। तो ये क्यों घट रहा है, क्यों नहीं है, क्यों इसमें मंदी आ रही है, ये जरा समझ के बाहर है। पर मेरे को इसमें ज्यादा तालमेल नहीं है क्या वायदा और हाजिर में? क्योंकि वैसे भी एनसीडीएक्स वायदा को इसमें काफी गैप भी रहता है हाजिर में। क्या हाजिर में किस तरह के भाव है कॉटन केक के अभी? आप ये देखिए ना, अभी आप हाजिर में तो अभी कोई भाव माल ही नहीं है ना जी, तो हाजिर में क्या भाव बताऊंगा मैं आपको? जो भी जीनिंग चल रही है 2,000 गांठ की अराइवल है, 2-2,500 गांठ की अराइवल, तो उसमें तो कोई भाव देना तो मुश्किल है। अभी जैसे कॉटन का भाव है, जुलाई अगस्त के अंदर कॉटन के भाव बहुत ऊपर थे वायदे के, तो फिजिकल भाव नीचे थे। तो वो तो डिमांड, वो तो जो एक्सचेंज में क्या पोजीशन है, किसकी कैसी वो है, उसके ऊपर था। बट कॉटन केक का ज्यादा गिरना ज्यादा संभावना कमती है। शुक्रिया सर, बाजार ज्यादा गिरेगा। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। वीरेंद्र सर, कॉटन केक पर आपका व्यू क्या होगा? 2 दिनों से लोअर सर्किट क्यों लग रहा है यहाँ पर एनसीडीएक्स पर? यहाँ कोई बायर नहीं है, स्पेशली जो मैच्योरिटी है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की एनसीडीएक्स की, इसमें सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। सही रिफ्लेक्ट कर रहा है एनसीडीएक्स का भाव? हम 2 दिन से इसमें हैवी सेलिंग दिख रहा है, क्योंकि अब ये ओल्ड क्रॉप का लास्ट मंथ है ये, और बीच में दिसंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो नई फसल का होगा। तो कॉटन केक में सेल साइड प्रेशर काफी ज्यादा है। ग्वार की बात करते हैं, ग्वार और ग्वार सीड ग्वारगम में क्या लग रहा है? एक रिकवरी की कोशिश हो रही थी, जिससे मौसम विभाग का जैसे बयान आया था कि 1 हफ्ते वहां पर ड्राइनेस रह सकते हैं राजस्थान में, और यील्ड को लेकर भी थोड़ी चिंता है, ओवर ग्रोथ भी हुई है और हार्वेस्टिंग भी डिले हो सकता है। तो ऐसे तमाम फैक्टर्स आपको सपोर्टिव लग रहे हैं, या एरिया ज्यादा है, उत्पादन भी बढ़ने का अनुमान है, तो ग्वार पर दबाव भी रहेगा? आज के दिन में सभी एग्री प्रोडक्ट्स में बास्केट सेलिंग है। आप देखेंगे अगर तो जीरा, धनिया, हल्दी, हर चीज में सेल ऑफ है। तो ये कलेक्टिव सेलिंग देखते हुए, और ग्वार में अभी भी अक्टूबर जब तक मींस मॉनसून जब तक विदा नहीं ना ले तब तक कोई कमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रुशियल फेज से फसल पास हो रही है। चलिए फटाफट से बेस मेटल्स की टॉपिक ले लेते हैं। प्रथमेश जी, वक्त कम है, टॉपिक आपकी क्या है बेस मेटल्स में? मेरे ख्याल से कॉपर में जो है बाई करने की सलाह रहेगी। 641 एंट्री पॉइंट रहेगा, स्टॉप लॉस 638 रहेगा, ऊपर में टारगेट 649 के लिए रहेंगे। आपकी टॉपिक? कॉपर में 646 का सेलिंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 650 का रखे, टारगेट हम नीचे में 640 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, बीरेंद्र सर, आप मेटल में कहीं पे ट्रेड की सलाह दे रहे हैं क्या? एल्यूमिनियम में डिसेंट पोजिशनल व्यू है मेरा, बाई साइड का 202 के आसपास बाइंग, 209 का टारगेट, 199 का स्टॉप लॉस। ओके, तो एल्युमिनियम खरीदने की सलाह बीरेंद्र सर से है। ये 646 रुपए पे नहीं खरीदना है, आपको 202 रुपए पे खरीदना है। ये टाइपो एरर है, 202 रुपए पे खरीदे, 207 रुपए का टारगेट है और 199 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस भी दे रहे हैं। और कॉपर इनकी बेचने की सलाह है बीरेंद्र सर की, 646 पे 632 का टारगेट है, 654 का स्टॉप लॉस लगा ले। तो 2 कॉल बेस मेटल्स में बीरेंद्र सर की है, कॉपर बेचे और एल्युमिनियम खरीदे 202 रुपए पे। शुक्रिया बीरेंद्र सर आपका, प्रथमेश जी आपका, और दिव्या गगलानी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिया और आउटलुक भी समझाया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा एफएनओ जंक्शन। नमस्कार।